हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 27, जहां पर हम जानने वाले हैं ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रहे थे उस समय किस तरह की भारत में उनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था चलाई गई थी, आर्थिक व्यवस्था चलाई गई थी, सामाजिक सांस्कृतिक रियासतों के प्रति उनका क्या रवैया था और उनकी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति क्या थी। तो ये जो अलग अलग एस्पेक्ट है इन पे आज हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली ब्रिटिश इंडिया में रूल करते हुए इंडियन गवर्नमेंट के या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के रूप में रूल करते हुए क्या उनकी पॉलिसीज थी, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि किस तरह से वो सारी चीजें ब्रिटेन के हित में और इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए कर रहे थे। अब इंडियंस को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट नहीं, लेकिन उनको अपने देश का हित चाहिए था। तो दूसरे देश का हित तभी हो सकता है या किसी भी औपनिवेशिक शासक का हित तभी हो सकता है जब उसके अपने उपनिवेश को एक्सप्लॉइट किया जाए, उसको शोषित किया जाए। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इस चैप्टर में डिटेल से बता रखा है। स्टार्ट करते हैं हम सेशन को, लेकिन उसके पहले आपको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया गया है। तो आपके पास अभी लगभग 2 महीने का समय है। तो आप में से जो भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करें, आपको पता है कि एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होता है। हर एक क्वेश्चन के 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं। और जब हम कोई बुक का चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे आज हम कवर करेंगे, ये हमको भले पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन जब इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और वहां पर थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा डाल देगा या कुछ और चीजें थोड़ी सी डिफरेंट करके आपको कंफ्यूज कर देता है यूपीएससी। तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो प्रिपेयर कैसे होंगे? जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लेकर आया है। ऑनलाइन मोड में भी है, ऑफलाइन मोड में भी है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, ये हमारे कुछ ऑफलाइन सेंटर्स हैं, आप यहाँ पर डायरेक्टली जाकर भी इन टेस्ट को लगा सकते हैं। और अगर हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या फिर दूर दराज के क्षेत्र में हैं और एप्लीकेशन से जुड़े हुए, तो आप लोगों के लिए बेस्ट क्या है कि आप ऑनलाइन मोड में ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। परेशान नहीं होना है। घर पे भी अगर आप लगा रहे हैं, 2 घंटे का आप सिटिंग आवर्स दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। और जब भी आप इन मॉक टेस्ट को दें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी कोई भी बच्चा इस पर ध्यान नहीं दे कितना स्कोर हम कर रहे हैं, ना, क्योंकि ये यूपीएससी का बनाया हुआ एग्जाम नहीं है। आपको वहां पर ही एक्चुअल परफॉर्मेंस देना है। इन टेस्ट से क्या इंप्रूव करना है? भले आपके एग्जाम के 1 हफ्ते पहले के टेस्ट में आपके 85 नंबर आ रहे हैं, सॉरी 50 क्वेश्चन ही ठीक जा रहे हो, सॉरी 50 तो ज्यादा हो गए ना, 40 30 20 कितने भी क्वेश्चन ठीक जा रहे हो, आप 70 ही स्कोर कर पा रहे हो, आप 80 स्कोर कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहां अच्छा परफॉर्मेंस देना है। यहाँ पर आप कभी भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करेंगे। टेस्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं डाउन करेगा। और दूसरा जरूरी बात क्या है कि इससे बेनिफिट क्या लेना है? आपका एक रीडिंग स्किल डेवलप करना है कि एग्जाम में कैसे वो 100 के 100 क्वेश्चन हमको पढ़ना है। दूसरा कि हर एक क्वेश्चन को करने के बाद से, जब आप बाद में टेस्ट दे दे, उसके बाद से जाके हर एक क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो जाइए और जाके अपने नोट्स या बुक जिससे भी आपने पढ़ा है उनसे रिवीजन करिए। यानी अगर आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 टॉपिक आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए। और जो आपके स्टेटमेंट दिए रहते हैं उन स्टेटमेंट को भी जाके जरूर रिवाइज करिए कि कहाँ पर है ये टॉपिक। तो इस तरह से मल्टीपल नंबर ऑफ आपके टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और जब ये हमारी टीम इस पर काम करती है तो वो ध्यान रखती है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, वैसे ही क्वेश्चंस यहां पर बनाकर दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा इससे आप उन टॉपिक्स का रिवीजन कर लेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाकी छोटी छोटी चीजें आप खुद ही सीख जाते हैं टेस्ट सीरीज से कि कैसे आपको सर्कल भरना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, जो एग्जाम हॉल का पैनिक वाला सिचुएशन है वो सब आप धीरे धीरे यहाँ से सीख जाएंगे। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट के अलावा भी घर में कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आता नहीं है प्रीवियस ईयर से, भले ना आए, एक भी क्वेश्चन आए, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि यूपीएससी के लिए कितने क्वेश्चन कौन से किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस यही है कि आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगता है कि ये टॉपिक जो है हर साल पूछा गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिवीजन अच्छा देना है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं हमारे चैप्टर पे। बहुत सुंदर सा चैप्टर है ये, काफी अच्छे से बताई गई है इसमें चीजें। और पहले भी हम ऑलरेडी ये
ओके, पहले भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसको सेपरेटली हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोल रहा है? भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण, ब्रिटिश की इंडिया में क्या पॉलिसीज थी, ये चैप्टर उसके बारे में आपको डिटेल से बता रहा है। पहला बोल रहा है उनकी प्रशासनिक नीति क्या थी, यानी ब्रिटिश इंडिया में कौन सी प्रशासनिक नीति के तहत काम कर रहे थे वो बताया गया है। जैसे किस तरह से वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, तो किस तरह से चला रहे थे वो हमें नहीं घुसना है, हमें यहाँ पर यही देखना है कि वो किस चीज को ध्यान में रखकर पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन कर रहे थे, क्योंकि जो उनकी प्रशासनिक नीति थी उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना कि ये प्रशासनिक नीति हमें इसलिए अपनाना है। जैसे आज भी हमारे देश की जो प्रशासनिक नीति है, गवर्नमेंट का कोई एजेंडा तो होता है, ऑब्जेक्टिव तो होता है कि किस वजह से हम इस नीति को अपना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो प्रशासनिक नीति के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस उद्देश्य से, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, भू राजस्व नीति, ब्रिटिश इंडिया में रूल क्यों कर रहे थे। जब इन्हें एक बार बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र मिलेगा, दीवानी राइट्स मिलेंगे, तो वन बाय वन ये बाकी रीजन्स को कॉन्कर करना चाहेंगे। जैसे ये मैसूर पे कंट्रोल करते हैं, मराठा पे कंट्रोल करते हैं, तो क्यों? क्योंकि ये जब उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर रहे थे तो इनको लोगों से मिल रहा था टैक्स और रेवेन्यू, और ब्रिटिश को बहुत ज्यादा जरूरत थी भारतीय पैसों की। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की सरकार लगातार इन पे दबाव बना रही थी कि जो आप भारतीय वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, चाहे भारत के महीन सूती वस्त्र हो गए, रेशमी वस्त्र हो गए, या भारत से जो स्पाइसेस जा रहे थे, उन सामान के बदले भाई उनकी करेंसी तो इंडिया में नहीं चल रही थी, तो वहां से क्या ला कर देते थे, बुलियन, या फिर जिसको आप बोलते हैं मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। तो किसी भी देश से अगर धातु का प्रवाह होता है तो उस देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। और वहां पर यही हो रहा था कि ब्रिटेन से, यूरोप से क्या जा रहा है, उनकी धातु भारत में आ रही है। भारत को इसलिए बोलते हैं सोने की चिड़िया। तो उन पे लगातार दबाव था कि कुछ और तरीका ढूंढो जिससे ये धातु का प्रवाह रुके। तो जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र मिला और वहां से इनको रेवेन्यू मिला, तो अब ये वहां से धातु लाने की जगह भारत से जो पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, उसी रेवेन्यू से अपने व्यापार के लिए सामान खरीदेंगे और ले जाके ब्रिटेन में बेचेंगे। तो अब ये जो पैसा है या जो जरूरत है उनकी यही फुलफिल होने लग जाएगी। प्लस ये अपनी सेना रखेंगे या अधिकारियों को रखेंगे, तो उनकी नियुक्ति के लिए उनको वेतन देना पड़ेगा ना, वो भी यहीं से मिलेगा। तो टैक्स और रेवेन्यू जो इनका आ रहा था, इसके लिए यही इनका इनकम का इंडिया में मेन सोर्स था। और इसके लिए इनको अच्छी भू राजस्व नीति अपनानी थी कि क्या हो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंडिया में। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लैंड रेवेन्यू सिस्टम को एस्टैब्लिश किया, जो इस चैप्टर में डिटेल से बताया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक नीति, कुछ हद तक ये इंडिया के सोशल सिस्टम में भी घुसे और कल्चरल एक्टिविटी में भी घुसे। स्पेशली मैं बात करूंगी 19th सेंचुरी की, 1813 के बाद से ब्रिटिश ने इंडिया की थोड़ी सी सोशल जो भी इश्यूज थे उसमें बहुत इंटरेस्ट लेना चालू किया। जैसे आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, सती प्रथा उन्मूलन के बारे में, विधवा विवाह के बारे में पढ़ा है, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान जो समाज सुधारक थे उनका योगदान रहा था। वो सब हम ऑलरेडी देख कर आए हैं। तो बेसिकली ब्रिटिश ने भी उसमें कुछ रोल प्ले किया। क्या था, किस हद तक किया और कब वो इससे दूर गए, वो सब देखेंगे। रियासतों के प्रति नीति, भले ब्रिटिश ने इंडिया के 2/3 पार्ट को अपने नियंत्रण में कर लिया था और भारत के एक बड़े हिस्से में रूल कर रहा था, लेकिन भारत में आजादी के समय भी हमें बताया कि केवल इंडिया वाले रीजन की मैं बात करूं, केवल इंडिया, पार्टीशन के बाद वाले इंडिया की, तो अराउंड 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी रियासतें थी। तो वो जो रियासतें थी, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी आज के इंक्लूड कर दिया जाए, तो इतने सारे क्षेत्र में जो अलग अलग रियासतें थी उनके साथ में ब्रिटिश का क्या रिलेशन था वो बताया इस बुक में। लास्ट, ब्रिटिश विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी इनकी क्या थी, स्पेशली हमारे नेबरिंग कंट्रीज के प्रति, जैसे अफगानिस्तान है, नेपाल है, बर्मा जिसे आज आप म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो इन सब देशों के प्रति क्या इनकी विदेश नीति रही थी। और वो जो फॉरेन पॉलिसी, जैसे आज भी इंडिया की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, तो वो फॉरेन पॉलिसी किसको ध्यान में रखी जाती है, देश के हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई थी, और जब आप उन फॉरेन पॉलिसीज को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो फॉरेन पॉलिसीज किसके फेवर में थी, हमारे फेवर में थी या फिर ब्रिटेन के फेवर में थी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि इंडिया में ये रूल कर रहे थे और इन क्षेत्रों में किसके फेवर में काम कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसे ही पढ़ना। ये आपको एक ओवरव्यू दे दिया, चैप्टर की स्टार्टिंग ऐसे ही की गई है।
आ जाते हैं इनकी प्रशासनिक नीति। तो राइटर बोलता है कि जो ये भारत में प्रशासन कर रहे थे ना, प्रशासन ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इनकी प्रशासनिक नीति क्या थी, पहला पॉइंट या पहला ऑब्जेक्टिव था कि भारत में अगर शासन करना है तो फूट डालो, राज करो। ओके, यानी कि इनको आपस में ही तोड़ दो। जब भाई आप आपस में ही लड़ जाओगे तो फिर क्या है, आपको कमजोर करने की क्या जरूरत है, दो भाई घर में ही लड़ेंगे, तीसरे को कमजोर करने की जरूरत नहीं, तीसरा मजा लेगा। इसीलिए घर की बात घर में रखनी चाहिए, ठीक है, कोई भी बात हो बाहर नहीं निकालनी चाहिए, वरना दूसरे क्या करेंगे, बांटेंगे और आप पे राज करेंगे। तो यहां पर यही ब्रिटिश ने पॉलिसी अपनाई थी प्रशासन करने की। प्रशासकों को प्रजा विरुद्ध एक राज्य को दूसरे राज्य एक राज्य को दूसरे और एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध करना, यानी कि जो राजा महाराजा थे उनको प्रजा के विरुद्ध कर देना, ठीक है। और हर एक जो भारत में राज्य थे, जैसे इन्होंने इंडिया में एक क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, इनका पॉलिसी यही था कि एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाना है, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाना है। जैसे जब ये मैसूर से लड़े थे तो इन्होंने मराठवाड़ों को अपने संधि, उनसे संधि कर लिया था, अपने अलायंस का पार्ट बना लिया था। हैदराबाद को अपने अलायंस का, हैदराबाद के जो नवाब थे उनको अपनी संधि का हिस्से में शामिल कर लिया था। तो बेसिकली कैसे एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ लड़वा देना, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के खिलाफ लड़वा देना, जैसे राजपूताना स्टेट, बहुत जगह पर ये चीजें चल रही थी। तो ब्रिटिश ने ये एक चीज सीखी थी। तो जब तक मैं बोलूंगी 1858 के पहले तक तो ये यही काम कर रहे थे, जब तक इंडिया के 2/3 पार्ट पर इन्होंने कंट्रोल नहीं कर लिया था। इसके पहले तक तो स्पेशली 1856 के पहले डलहौजी की जो विलय की नीति थी उसके पहले तक ये भारत में राज्यों को, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र को आपस में भिड़ा रहे थे। और वो यही करते थे, पहले तुमसे अलायंस बना लेंगे, फिर मिलकर उस पर अटैक करेंगे और उसे जीतने के बाद फिर अपनी पावर को बढ़ा के तुम पे भी अटैक करेंगे और तुमको भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। तो छोड़ना किसी को नहीं था। और 1858 के बाद जब इन्होंने विलय की नीति छोड़ दी तो अब इंडिया के जो जीते हुए क्षेत्र है उन पर अच्छे से कैसे रूल करना है, तो फिर इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति किस पे अपनाई, आम जनता पे अपनाई। और आम जनता पर इस नीति को अपनाने के लिए इन्होंने सांप्रदायिकता को आधार बनाया, धर्म को आधार बनाया, हिंदू और मुसलमानों दोनों को एक दूसरे के विरोध में लाकर खड़ा कर दिया। तो हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध उकसाने की नीति अपनाई। तो 1858 के पहले जो इनकी प्रशासनिक नीति थी फूट डालो राज करो वाली, वो कैसी थी, राज्य को राज्य के विरुद्ध, जैसे हमने सारे वॉर्स देखे थे, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, उसमें ये सारी चीजें आप देखोगे, क्षेत्र को क्षेत्र के विरुद्ध। और 1858 के बाद से लोगों को लोगों के विरुद्ध लड़ाना, उसके लिए सांप्रदायिक तत्व को ये ले आए। और यही नीति क्या, इसी पॉलिसी की वजह से आगे इंडिया का पार्टीशन भी होता है, ठीक है। 1857 में मुसलमानों के विरुद्ध जो दमन की नीति अपनाई गई थी उसे छोड़ दिया गया था। अब इसको कैसे इन्होंने लागू किया, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था ना, तो इस विद्रोह में ये बंगाल के क्षेत्र के लोग, अवध के जो सिपाही थे, इन लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। और बंगाल क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ता है कि ज्यादा जो काश्तकार थे, किसान थे, वो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थे, इस्लाम धर्म से संबंधित थे। और जो ज्यादातर जमींदार थे वो हिंदू वर्ग के थे। तो ये जब रिवोल्ट हुआ था ना, तो वो क्या कहा जाता है, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो उसमें सिपाही, किसान, इन सब की बड़ी भागीदारी थी। तो वो जो किसानों ने भी विद्रोह किया था ना, उसको दबाने के लिए 1857 का जब विद्रोह खत्म हुआ तो बुरी तरह से जो मुस्लिम काश्तकार थे उन पर काफी निर्दयता इन्होंने अपनाई, मतलब बड़े लेवल पर मुस्लिम काश्तकारों का दमन किया। और मुस्लिम काश्तकार उस समय काफी ज्यादा भयभीत हो गए थे कि हम मतलब उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस बनती 1885 में, उसके बाद से ब्रिटिश ने एक अलग ही चीज अपना ली। उसको ये समझ में था कि कांग्रेस का काट करना है। और कांग्रेस का काट करने के लिए क्या, कांग्रेस जो उसमें सब धर्म के लोग थे ना, लेकिन उसमें ज्यादा वर्चस्व किसका था, 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तो ज्यादा वर्चस्व थोड़े से प्रभावशाली जो जमींदार वगैरह थे, बड़े पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, उनका ज्यादा वर्चस्व था। उस समय पे ब्रिटिश ने ये दिखाने की कोशिश की कि देखो कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की है और मुस्लिम जो है तुम सेपरेट हो जाओ इनसे। और नहीं होते तो याद रखना 1857 की क्रांति, उस समय जब तुम क्रांति में भाग लिए थे तो तुम्हारा क्या हश्र हुआ था। तो अगर इस बार तुम कांग्रेस का सपोर्ट करोगे तो याद रखना तुम्हारा क्या हाल होगा। तो ऐसे इस्लाम धर्म से संबंधित जो लीडर्स थे, जो चाहते थे हम हमारे समाज का हित करें, अपने समाज को उत्थान की ओर अग्रसर करना चाहते थे, वो डिसीजन लेंगे कि नहीं, हमको ब्रिटिश का सपोर्ट लेना होगा। ओके, और वो 1857 जैसी चीज को हम अपने लिए नहीं रिपीट करवा सकते। तो 1857 के बाद ब्रिटिश जो है वो मुसलमान
मुसलमानों के विरुद्ध 1857 के बाद जो उसने दमन की नीति अपनाई थी उसको आगे चल के छोड़ दिया ब्रिटिश ने। कांग्रेस के गठन के बाद मुसलमानों को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में प्रोत्साहन देकर, और प्रोत्साहन भी क्यों दिया कि तुम कांग्रेस के खिलाफ जाओगे। सब देखो, इसमें जब भी बात करूंगी ना मुस्लिम हिंदू, तो सब ये मत समझना सब लोग एक साइड है, नहीं। बहुत सारे कांग्रेस में, बहुत सारी दूसरी पार्टीज में, और एक कुछ अलग मुस्लिम ग्रुप भी बना हुआ है। तो वो जो कुछ मुस्लिम लीडर्स थे ना, उन्होंने ये अपने संप्रदाय के हित के लिए कि भाई इनको उत्थान की ओर भेजना है, ब्रिटिश ने बोला कांग्रेस से सेपरेट हो जाओ, इनके साथ मत आओ। और फिर इस स्थिति में मुसलमानों की शिक्षा, सरकारी सेवाओं में उनको प्रोत्साहन दिया, मध्य और उच्च वर्ग को राष्ट्रवाद के विरुद्ध भी प्रयोग किया। अब देखो इन्होंने क्या करा कि उनको शिक्षा और उसमें प्रोत्साहन दिया, लेकिन किस उद्देश्य से कि ये इनसे भिड़ेंगे आगे, कांग्रेस का काट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो हुआ भी आगे। इसके अलावा मध्य और उच्च वर्ग के लोगों को राष्ट्रवाद के विरुद्ध किया। ज्यादातर आप मूवमेंट्स देखते हो उसमें जो ग्राउंड लेवल पर आम लोग थे वही पार्टिसिपेट करते थे ना, किसान, मजदूर, ये लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे। तो ब्रिटिश ने यह भी ध्यान रखा है कि बड़े जो हाई क्लास के लोग हैं या ऐसी एजुकेशन सिस्टम हम दे कि जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो ऐसे भारतीय बने जो रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन सोच से ब्रिटिश हो। और अगर हमने ऐसी भारतीय फौज भारत में तैयार कर दी, ऐसे भारतीय लोगों को तैयार कर दिया, तो ये कभी भी हमारे इंडिया में रूल का विरोध नहीं करेंगे बल्कि ये सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये मन विचार में ब्रिटिश हो चुके हैं। और ऐसा देखा भी गया था 1847 में, 1947 में जब देश को आजादी मिली थी। बड़े सारे लोग, आज भी बड़े सारे लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं, और जो अपना बेसिक इंडियन कल्चर है, हमारी जो इंडियन वैल्यूज है, जो धरोहर है, उसको वो पूरी तरह से भूल चुके हैं। ठीक है, और जितना आप उसको भूलेंगे उतना ज्यादा दुख की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी ब्रिटिश की इनिशियली। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या था इसका प्रशासन करने का तरीका? शिक्षित भारतीयों के प्रति द्वेष। 1885 के बाद, 1885 क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। 1885 के बाद जब अंग्रेजों को शोषणकारी नीति का अंग्रेजों की शोषणकारी नीति का विश्लेषण हुआ, जब 1885 में कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस में कुछ इंपॉर्टेंट हमें लीडर्स दिखाई देते हैं, जिनमें से कौन थे? एक दादा भाई नेरोजी जी थे। तो ये जो दादा भाई नेरोजी थे, इन्होंने बहुत अच्छे से कांग्रेस की पोल पट्टी खोली, स्पेशली कांग्रेस की इकोनॉमिक जो भी एक्सप्लॉयटेशन की इंडिया में पॉलिसीज थी उसको खोल के रख दिया कि किस तरह इंडिया के वेल्थ का ये ड्रेन कर रहे हैं। भारत का जो भी पैसा है ये इसको अपने देश की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि भारत की नदी से सोख रहे हैं और ब्रिटेन की नदी में ले जाके निचोड़ दे रहे हैं। तो दादा भाई नेरोजी ने जब खोल के रख दिया अंग्रेजों की शोषणकारी नीति तथा प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी की, उन्होंने डिमांड भी रखी कांग्रेस ने कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडियंस का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं करा रहे हैं। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद 1858 में क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था। तो उन लीडर्स का कहना था कि क्राउन ने तो ये वादा किया था कि जब हम इंडिया में रूल करेंगे तो इंडियंस ही अपने रूल में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहां है इंडियंस? तो जब इन्होंने ये डिमांड करी तब अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी नेतृत्व को शत्रुतापूर्ण लिया कि ये जो पढ़ लिख चुके हैं भारतीय, ये हमारे लिए गड़बड़ करेंगे। तो इन्होंने ऐसी पॉलिसीज अपनाई, प्रशासनिक नीति, जिससे इनका काट किया जा सके, इन पढ़े लिखे लोगों का। ठीक है, जमींदारों के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण हुआ? तो प्रशासन अब जो चलेगा, ये क्या करते हैं ब्रिटिश? 1857 के पहले तो जमींदार भी इनके टारगेट में थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें किसानों ने तो बढ़ चढ़ के भाग लिया था, लेकिन जमींदारों ने इतना बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया, कुछ लिए, ज्यादातर न्यूट्रल रहे। ठीक है, और या फिर उन लोगों ने क्या करा, या तो ज्यादातर न्यूट्रल रहे या फिर उन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, आप न्यूट्रल रहे या सपोर्ट करें, तो ब्रिटिश को समझ में आ गया कि ये एक ऐसा वर्ग है जो हमारे फेवर में जा सकता है। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने ये पॉलिसी अपनाई कि जमींदारों को हम अपने हित में रखें। और अपने हित में कैसे आएंगे ये? अपने हित में तभी आएंगे जब अपने हित में आ जाएंगे, मतलब हमारे फेवर में आ जाएंगे तो अच्छा है ना हमारे लिए, हमारे रूल को इंडिया में सपोर्ट करेंगे। तो हमारे हित में कैसे आएंगे, हमारे फेवर में कब आएंगे? इनको हमको छेड़ना नहीं है, इनके साथ हमको मारकुटाई नहीं करनी है, इनको थोड़ा बहला फुसला के पुचकार के रखने का है। तो जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण 1857 के पहले कुछ और था, उसके बाद चेंज हुआ है। 1857 के विद्रोह बाद जमींदार और भू राजस्व के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाया गया, उन्हें बड़े बड़े टाइटल्स दिए जा रहे थे। ओके, पुरानी जमींदारियां उन्हें वापस कर दी। अच्छा, तुम जमींदार थे यहाँ के, लो तुमने हमारा साथ दिया था, ये तुम्हें तुम्हारी पुरानी जमींदारी वापस कर दी। उनके विशेषाधिकार लौटाए जा रहे थे।
तो जब आप किसी को उसको स्पेशल प्रिविलेज दो, उसको अच्छे अच्छे टाइटल्स दो, उसको मान सम्मान दो, तो आदमी क्या होता है, मनुष्य है, मनुष्य के अंदर सारे के सारे क्या है, वो तृष्णा लालच ये तो है ही है ना, वरना ईश्वर नहीं बन जाओगे। तो बस यहाँ पर यही था कि वो लोग खुश हो गए, वो क्यों उसका विरोध करेंगे जहां से तुमको अच्छा पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मान सम्मान भी दे रहे हैं। तो ओवरऑल जमींदारों को इन्होंने अपने फेवर में करना चालू किया। तो जो भी इनकी प्रशासनिक नीति थी उसमें लैंडलॉर्ड जो होते थे थोड़ा इनके फेवर में ही उनको रखते थे पॉलिसीज को, कि ये जो बड़े वर्ग है ना जमींदारों के, इनको हमको रुष्ट नहीं करना चाहिए। जमींदारों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया। जो नेशनल मूवमेंट थे, कहीं कहीं पे लैंडलॉर्ड्स ऐसे थे जो नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, अदरवाइज ज्यादातर सिचुएशन में वो न्यूट्रल ही रहते थे या ब्रिटिश का खुलकर साथ देते थे, क्योंकि ब्रिटिश इन्हीं लैंडलॉर्ड की मदद से ही तो रेवेन्यू वसूल कर रहे थे ना, ठीक है। तो इनडायरेक्टली तो ये लैंडलॉर्ड भी ज्यादा फायदे के लिए किसानों से ज्यादा राजस्व वसूलते थे। कैसे, अभी हम देखेंगे। सामाजिक सुधारों के प्रति ब्रिटिश ने किस तरह का प्रशासनिक रवैया अपनाया, किसके प्रति, समाज में जो सुधार करना चाहते थे उसके प्रति। सामाजिक सुधारों से अपना समर्थन वापस ले लिया। अब यहां पर भी 1857 के विद्रोह का बहुत इंपॉर्टेंस है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसके पहले तो ब्रिटिश थोड़ा सा इंडिया में समाज सुधार पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। उसका क्या रीजन है, देखो 1813 में ब्रिटिश एक एक्ट लेकर आई थी, 1813 का चार्टर एक्ट, और यही वो टाइम पीरियड था 19th सेंचुरी जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, औद्योगिक क्रांति आई थी। जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति थी, बड़े बड़े उद्योगपति उद्योग डाल रहे हैं, और उद्योग के लिए दो ही चीज जरूरी होती है किसी भी उद्योग के लिए, एक जिसे बोला जाता है रॉ मटेरियल या फिर कच्चा माल, और दूसरा क्या जरूरी होता है कि आपने सस्ता कच्चा माल लिया, जैसे भारत से कपास जा रहा है, अब वहां की मिलों में कपड़े तैयार हो गए, तो उसको फायदा कब होगा, जब उसको अच्छा मार्केट मिलेगा जहां पर वो अपना सारा माल डंप कर सके, बेच सके। और भारत में अच्छा खासा बाजार उन्हें दिखाई दे रहा था, लेकिन बाजार तभी है ना जब भाई लोग बाजार नहीं होते हैं, लोगों की आवश्यकता बाजार को बनाती है, ठीक है। जैसे अभी कोई फैशन आया और वो फैशन लोगों को लत लग गया, तभी तो उस फैशन का मार्केट बना ना। ऐसे ही जो भारतीय उसको अपने मार्केट में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, पॉपुलेशन तो है, लेकिन उस पॉपुलेशन को ऐसी चीजों की लत लगाई जाए जो ब्रिटेन में बन रही है, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा शिक्षित करना चाहिए, उनको थोड़ा सा सभ्य करना चाहिए। तो इसी क्रम में ब्रिटिश ने कुछ भारत में समाज सुधारक जो थे, जैसे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हो गए या राजा राम मोहन रॉय हो गए, जिन्होंने भारत में जो कुप्रथाएं चली आ रही थी स्पेशली महिलाओं के प्रति, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे समाज सुधारक दिखाई देते जिन्होंने दलितों के उत्थान के प्रति काम किया, तो ब्रिटिश उनके लिए थोड़े बहुत एक्ट बनाकर ले आए जो उनकी डिमांड थी। अब वो कई सारे भारत में ऐसे रूढ़िवादी हैं जो कि महिलाओं के अधिकारों को छीनना हमारी संस्कृति से जोड़ के रख देते हैं, जबकि अगर एक्चुअल में आप इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं पे भी महिलाओं के अधिकारों को छीना नहीं गया। जो एक्चुअल इंडियन कल्चर है वहां पे विमेंस के बहुत अच्छे राइट थे, बहुत सेफ राइट्स थे, जिसको बाद में सोसाइटी ने अपने फेवर के लिए, स्पेशली जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वहां पर अपने फेवर के लिए धीरे धीरे छीना गया। ये किताब में लिखा है, वो मैं आपको बता रही हूं। तो बेसिकली जब भारत में कुछ ऐसे कानून ब्रिटिश ले आए भारतीय समाज सुधारकों के कहने पे, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, तो ऐसे रूढ़िवादी तत्व भारत के जिनको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि तो तुम हमारी सभ्यता से छेड़ कर रहे हो जो हमारी सभ्यता है भी नहीं, तो उन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ 1857 के विद्रोह में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नो डाउट वो हमारे फेवर में था, लेकिन उनके अंदर गुस्सा किस लिए था, तुमने सती प्रथा खत्म क्यों किया, तुमने विधवाओं को विवाह का अधिकार क्यों दिया, तुम बालिकाओं के शिक्षा पे इतना जोर क्यों दे रहे हो, जब घर से बाहर निकलेंगी तो ये हाथ के बाहर निकल जाएंगे और हमको इनको हाथ में रखना है। तो ब्रिटिश को समय समझ में आ गया कि नहीं, इनके सामाजिक मामलों में ज्यादा घुसने का नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश को क्या फर्क पड़ रहा था, ब्रिटिश को लगा कि ठीक है कर देते समाज सुधार, ये चाह रहे हैं तो। लेकिन जब वो उनके अगेंस्ट आया तो यहां पर ये बोल रहा है कि समाज सुधारों से ब्रिटिश ने उस 1857 के रिवोल्ट के बाद अपना समर्थन वापस ले लिया, ताकि रूढ़िवादी तबके को संतुष्ट किया जा सके। वो रूढ़िवादी हमसे खुश रहे, बहुत जरूरी है, रूढ़िवादी तबके को संतुष्ट किया जा सके। ओके, साथ ही जाति और सांप्रदायिक चेतना को प्रोत्साहन दिया जा सके। अब यहां से ना केवल रूढ़िवादी तत्व संतुष्ट हुए, बल्कि ब्रिटिश की थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज हुई थी। 1857 के विद्रोह में कुछ हिंदू मुस्लिम जैसा था नहीं, सब लोग एक होकर लड़ रहे थे। ब्रिटिश को यही गड़बड़ लगा कि ये नहीं होना चाहिए, तो उन्हें लगा कि हम एक रूढ़िवादी तत्व को मजबूत होने देते, और यही रूढ़िवादी तत्व आगे जात पात की बात करेगा, और जितना जात पात होगा, जितनी सांप्रदायिकता होगी, जितना अपना धर्म होगा, उतनी हमारी स्थिति मजबूत हो जाएगी। क्यों?
फूट डालो, राज करो। ओके, अविकसित सामाजिक सेवाएं। अब यहाँ पर ब्रिटिश और क्या अपने प्रशासन में कर रही है, तो पता लगता है कि सैन्य खर्च बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि सामाजिक सेवा उपेक्षित हुई। ब्रिटिश ने जो भारत में प्रशासन किया, जैसे आज हमारी सरकार जो भी हो, सरकार ABCD आगे जो भी बनेगी, वो कोई भी सरकार प्रशासन करती है तो उसका क्या एजेंडा होता है, लोगों के बेसिक नीड्स को फुलफिल करना। बेसिक नीड क्या, रोटी कपड़ा मकान तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना। जैसे आज आपको केवल खाने के लिए खाना मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए एक झोपड़ी मिल जाए, उससे आपका विकास नहीं होगा, या आप देश के हित में नहीं काम कर सकते। हम एज अ ह्यूमन पैदा हो गए, लेकिन हम ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मानव पूंजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? जब हम इनको रोटी कपड़ा मकान के अलावा अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, जब ये पढ़ लिख कर निकलेंगे और जब ये स्वस्थ रहेंगे, तब ये मानव पूंजी में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देंगे। और अगर कोई ऐसा मानव पूंजी बन रहा है जो अर्थव्यवस्था में ना भी योगदान दे, तो कम से कम सामाजिक व्यवस्था में योगदान देगा पढ़ा लिखा स्वस्थ व्यक्ति, है ना। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अविकसित सामाजिक सेवाएं प्रशासन में अपनी रखी। ये भारत में प्रशासन तो कर रहे थे, लेकिन उस प्रशासन में सारा का सारा ध्यान इनका किस पर था, सैन्य खर्च पर, क्योंकि इनको भारत में रूल करना है ना, सेना को मजबूत कर रहे हैं। तो जो भी ये भारत में बजट पास कर रहे हैं वो इसी में निकल जा रहा है, और आसपास के देशों पे अटैक कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर्स लड़ेंगे। लेकिन भारत की शिक्षा को पूरी तरह हतोत्साहित किया गया। 1813 में थोड़ा बहुत जो इनका दिखाई देता है झुकाव, वो भी इस वजह से था कि भारत में एक तो भारतीयों को ऐसे प्रिपेयर करना कि हमारे खिलाफ रिवोल्ट ना करें, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस तरीके की हो कि ये अंग्रेजी शासन का सपोर्ट करे, और दूसरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का हो कि ये ऐसे भारतीय बने जो हमारे लिए मार्केट में कन्वर्ट हो जाए। तो थोड़ा बहुत जो शिक्षा पे ध्यान दिया वो अपने फेवर में, उसमें कहीं पर भी साइंस टेक्नोलॉजी की बात ऐसे नहीं थी जो हमारे उत्थान की बात करे। स्वास्थ्य पर इनका कोई ध्यान नहीं था। इवन करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाते थे जब महामारियां फैलती थी और सरकार चुप्पी साधे बैठी रहती थी। सैनिटाइजेशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो ये सारी जो बेसिक चीजें होती है इसको इन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट करा। योजनाएं समाज के उच्च वर्गों के हित के अनुरूप, और जो भी ये पॉलिसीज बनाते थे वो पॉलिसीज सिर्फ इतनी थी जो अपर क्लास को ही फेवर करे। जैसे आज हमारा जो प्रीएम्बल है वो बात करता है किसकी, वो बात करता है जस्टिस की। जस्टिस न्याय, न्याय मतलब कोर्ट वाला न्याय नहीं, न्याय का मतलब है इक्वालिटी। न्याय मतलब कभी ये नहीं होता कि दो लोगों को बराबरी से दे देना। एक्चुअल न्याय क्या है कि किसी की परिस्थिति के अनुसार उसके साथ वैसा व्यवहार करना। फॉर एग्जाम्पल, एक पढ़ा लिखा आदमी है और एक अनपढ़ आदमी है जिसने बचपन से कोई एजुकेशन नहीं ली, माहौल भी उसको खराब मिला, और एक पढ़ा लिखा आदमी पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया और बड़े पद पर काम कर रहा था, और ये दोनों दोस्त बने और इन दोनों दोस्तों ने मिलकर किसी आदमी का मर्डर कर दिया। तो अब जस्टिस क्या है, इनको पनिशमेंट इक्वल देना जस्टिस नहीं है। आप परिस्थिति को देखिए, एक वो आदमी जिसको गलत माहौल मिला, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसको कम मिलना चाहिए पनिशमेंट, क्योंकि उसकी परिस्थितियां अलग है और इसकी परिस्थितियां अलग है। ये सामाजिक रूप से ज्यादा सचेतक था, ये मानसिक रूप से इसका डेवलपमेंट था, एजुकेशनल भी था, फिर ये जानते बूझते गलत करा है। कंपेरेटिवली इसके पास वो समझ नहीं थी, हर तरह से ये थोड़ा सा बैकवर्ड था। तो यहां पर यही है कि जो योजनाएं थी वो कैसी बनाएगी, लोगों के फेवर में नहीं बनाएगी, वो योजनाएं बनाएगी उनके फेवर में जो इनके हित को साध सकते थे। कौन? उच्च वर्गों के। तो ये क्या है, इनकी जो भी प्रशासनिक नीति, कहीं भी कुछ भी दिख रहा है ऐसा जो आपके फेवर में कर रहे नहीं कर रहे हैं। श्रमिक विधान, भारत में जो लेबर्स थे उनके लिए कुछ कानून बनाकर लाते हैं, और जो इंडिया के लेबर्स के लिए एक्ट बनाकर ला रहे कि आपको इससे ज्यादा काम नहीं लेना है। भारतीय जो भी पूंजीपति हैं या व्यापारी के भारत में थोड़े बहुत उद्योग धंधे पनपे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाती है और वहां से सप्लाई रुक जाता था, तो उनको भी नीड होती थी, यूरोप को भी। तो उस सिचुएशन में कुछ हमारे देश में व्यापारी पनप चुके थे, उद्योगपति पनप चुके थे। तो चाहे हम बात करें उन उद्योगपतियों के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की, तो राइटर क्या बोलता है कि वो जो श्रमिक थे ना उनके हित में ये कुछ कानून बनाकर लाए। अब देखिएगा थोड़ी इनकी अकलमंदी, ये बोलेंगे कि कारखानों में दशाएं अत्यंत दयनीय हैं, तो ऐसे दयनीय दिशाओं में इन मजदूरों से काम ना कराया जाए।
काम के घंटे आप ज्यादा ले रहे हैं। अगर आप 14 घंटे काम करा रहे हैं, गलत है, इनसे इतना काम मत कराइए। आप इनको सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, आप इनको इतना कम सैलरी मत दीजिए। आप इनको भीड़ भाड़ में मत रखिए, स्वच्छ हवा यहाँ नहीं है, कम रोशनी। तो आप क्या करें, आप इन चीजों पर काम करें। ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इंडियन जो उद्योगपति है उनको बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को बोल रही है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप इनमें सुधार लाइए। और ये सुधार कौन बोल रहे हैं, ये खुद इंडियंस तो बोल ही रहे थे, लेकिन ब्रिटिश बड़ा इसके फेवर में थी। ब्रिटिश क्यों फेवर में थी, देखो थोड़ा समझना। ब्रिटिश इसलिए फेवर में थी कि अगर ब्रिटेन के उद्योगपतियों को कम वेतन पे काम करने वाले, सॉरी, भारत में जो उद्योगपति हैं उनको, भारत में जो उद्योगपति हैं अगर उन्हें भारत में कम वेतन पे काम करने वाले मजदूर मिल गए, तो कम वेतन पे काम करेंगे तो उन उद्योगपतियों का इनपुट कम होगा। अगर उनका इनपुट कम है, जो भी सामान बना रहे हैं उसमें लागत कम लग रही है, तो वो कम भी प्राइस पर बेचेंगे तो उनका आउटपुट ठीक ठाक होगा। और ब्रिटेन में उतने सस्ते श्रमिक मिल नहीं रहे, तो फिर अगर उनका सामान इनपुट ही ज्यादा लग रहा है, लागत ही ज्यादा लग रहा है, तो बेचेंगे भी थोड़ा महंगा। तो इंडियन बाजार में कहीं भारतीय व्यापार, भारतीय उद्योगपति और ब्रिटिश उद्योगपति में भारतीय उद्योगपति आगे ना निकल जाए। तो इस वजह से इन्होंने श्रमिकों के हित की बात कही, जो हमारे तो फेवर में है। लेकिन फेवर में कब है, जब सभी श्रमिकों की बात करें। इन्होंने सब श्रमिक की बात नहीं करी। थोड़ा देखिएगा लूप होल कैसे है। तो यहां पर बताते हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए कुछ ये एक्ट लाएंगे, जैसे भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 अमेंड करके लाया गया। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 बोल रहा है काम की अवधि कम। इसने बोला कि जो काम करने की अवधि है उसको हम कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप 12 घंटे काम नहीं करा सकते, आप कम कराइए। जो आप काम करवा रहे हैं वो ज्यादा उम्र के बच्चों से, ज्यादा छोटे बच्चों से मत कराइए, थोड़ा उनको बढ़ने दीजिए। जैसे 7 वर्ष, इससे कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करा सकते। अवकाश की व्यवस्था, यानी कि इनको साप्ताहिक छुट्टी भी देनी चाहिए। इसमें संशोधन किया गया 1891 में, और संशोधन करके लिख दिया कि अवधि में कमी और ज्यादा काम, वर्किंग आवर्स जो वो छोटे करिए। न्यूनतम आयु 9 वर्ष कर दी। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिश उद्योगपति भी भारत में थे। कहां पर, चाय के बागानों में। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने चाय के बागानों में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ था। चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। तो हाँ, तो जो उद्योगपति थे ना, उनका जो भारत में ब्रिटिश उद्योगपति थे, जो चाय के बागान में भारतीयों को दासों की तरह काम कराते थे, इवन बॉन्डेड लेबर, यानी कि उनको प्रॉपर बॉन्ड साइन करवा लिया जाता था 2-2, 3-3 वर्ष तक, और बिल्कुल नाम मात्र की मजदूरी पर उन्हें उन चाय बागानों में काम करवाया जाता था, क्योंकि चाय के बागानों में ना ह्यूमन लेबर बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो उनके लिए ये एक्ट नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। यही तो है कि ये जो कानून लाए गए थे, ये कानून उनके लिए नहीं थे, ये कानून बाकी उद्योगों के लिए थे, बागान मालिकों पर नहीं लगाए गए, क्योंकि वहां पे कौन काम कर रहा है, ब्रिटिश काम कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं। तो ये थी इनकी प्रशासनिक नीति, पूरा खुलकर भेदभाव कर रहे हैं ना। और क्या, किस तरह से प्रशासन चला रहे थे। प्रशासनिक नीति में इन्हें पता था कि मीडिया पे कंट्रोल करना है। तो भारत में प्रशासन करते हुए ऐसी पॉलिसीज लाई जा रही है जो कि मीडिया पे कंट्रोल कर रही है, क्योंकि मीडिया ही एक माध्यम होती है लोगों के पास अवेयरनेस पहुंचाने का। बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे कि आप मानिए आज हमारे पास कोई भी बात कैसे पहुंच रही है, मीडिया के थ्रू पहुंच रही है ना। अब हम नॉर्थ में हैं, साउथ में कोई घटना घटे तो आज तो इंटरनेट है, बहुत तेजी से चीजें वायरल हो जाती हैं। लेकिन इंटरनेट नहीं भी होता, आज से 50 साल पहले भी जाओ तो क्या था, न्यूज़पेपर हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था, टेलीविजन, दूरदर्शन वगैरह, तो उनके माध्यम से आप तक बातें पहुंचती थी। और ब्रिटिश उन पर भी कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि इनको था कि लोगों तक ज्यादा बात पहुंचे ना, या हमारे खिलाफ ना पहुंचे। हम जो भी कर रहे हैं, एक आम आदमी को आपकी अच्छाई या बुराई कैसे पता लगेगी। आज के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, भाई आपकी क्या, जिसके साथ रहेगा उसको तो पता ही लग जाएगा। अब दूर दराज आदमी है, सरकार क्या कर रही है, और वो भी भारत के लोगों को उस समय, बात की जा रही है आजादी के पहले की, कैसे इन चीजों के बारे में पता लगे। जो भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या थी, निरक्षर थी। तो यहाँ पर यही बोलता है राइटर कि
प्रेस जो है एक बहुत बड़ा माध्यम थी, जैसे दादा भाई नेहरू जी ने बोल दिया तो वो आम आदमी भी पढ़ के समझ जाएगा, है ना। और ऐसे बहुत सारे राष्ट्रवादी थे जो पत्रिकाएं निकालते थे, जो खुद के जर्नल्स प्रकाशित करते थे, जिसको आम लोग पढ़ते थे। अब पढ़ के उनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं आ जाती थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मीडिया पे बहुत कंट्रोल किया। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीय राष्ट्रवादी प्रेस का प्रयोग करने में अत्यंत सजग थे और ये उससे बचना चाहते थे। 1835 में जो चार्ल्स मैटकॉफ था उसने प्रेस से प्रतिबंध को हटाया, लेकिन फिर हम देखते हैं कि 1878 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वर्नाक्युलर प्रेस लेकर आता है लिटन। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसको भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है, इसके लिए एक काला कानून था। प्रेस पर बहुत कड़ी पाबंदी लगा दी गई थी कि सरकार के खिलाफ कुछ छप ही ना पाए। लेकिन हमारे भी नेशनल लीडर्स जो थे नेशनल मूवमेंट के, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे, अपने तरीके से वो कुछ ना कुछ व्यक्त कर ही देते थे। 1882 में रिपन ने इस घृणित अधिनियम को रद्द किया, लेकिन फिर आगे चल के जब स्वदेशी आंदोलन चालू होता है 1905 में, आगे हम बंग भंग देखते हैं, बंगाल का विभाजन, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो राइटर बोलता है कि उस समय हमें पता लगता है कि इस अधिनियम को वापस से लागू कर दिया गया। कैसे? अलग अलग तरीके से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। किस पर? भारतीय प्रेस पर। ओके। रंग भेद की नीति, भारत में प्रशासन करते हुए ब्रिटिश रंग भेद करते थे। ब्रिटिश, देखो हम किसी पे कब रूल कर सकते हैं? रूल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, सामने वाले को रोज उसकी कमी गिनाओ। मतलब एक व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत काबिलियत है, बहुत काबिलियत है हर तरीके से, संपूर्ण तो मैं नहीं बोलूंगी, तो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन फिर भी संपूर्ण के बहुत निकट है, लेकिन आपको उस पर रूल करना है। आप उसको रोज कमी गिनाओ, अबे यार तू दिखता अच्छा नहीं है, तेरे पास बुद्धि नहीं है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एक ऐसा क्वेश्चन उठाओ कि उस छिपकली की पूंछ में कितने तरीके के रंग होते हैं और वो बता ही ना पाए। मतलब हर तरीके से उसको नीचा दिखाना। और जब बार बार आप किसी के साथ ऐसा करते हो और वो व्यक्ति आपसे फिर भी जुड़ा रहता है, तो फिर क्या है, या वो आपके आसपास है, तो उसके अंदर हीनता की भावना आ जाती है। और जब वो अपने प्राचीन इतिहास से या प्राचीन काल से परिचित नहीं हो, अपने खुद के जो भी उसके खुद के काबिलियत है उससे अगर वो खुद परिचित नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इजीली उसको डोमिनेट कर दोगे और उस पर रूल करोगे। तो ब्रिटिश यही करते थे, क्योंकि भारत में इस समय भारतीयों को उनका प्राचीन इतिहास नहीं पता था। मैं आज की बात कर रही हूँ, आज के भारतीय क्या, आज के जो यंग जनरेशन है उसमें से कितने लोगों को अपना प्राचीन इतिहास पता होगा? पॉइंट में पता ही नहीं होगा, ना जानने की इच्छा है, तो आप उनको जो बोल दो वो सही है, उनको नहीं पता है, कुछ भी ना फर्क पड़ता है। तो ऐसा ही था ब्रिटिश के समय में कि बहुत सारे भारतीय थे, उनको उनका प्राचीन इतिहास पता ही नहीं था। अब वो आकर तुम्हें बोलते हैं कि हम तो तुम पर रूल कर रहे हैं, तुम पे पहले भी रूल करा गया है, तुम काले लोग हो, तुम रूल करने के लायक हो। तो उससे क्या रहा था, भारतीयों के अंदर हीनता की भावना आती थी। हर जगह पर ये ऐसा ही कर रहे थे। प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता, अपने आप को दिखाते थे कि हम तो प्रजातीय सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी तो नस्ल ही अच्छी है। और इसके तहत इन्होंने प्रशासन करा। चाहे हम बात करें सेना है, रेल है, होटल है, पार्क है, हर जगह पे भारतीयों के साथ रंग भेद किया जाता था। और ये ब्रिटिश इंडिया में ही नहीं कर रहे थे, अफ्रीका में भी कर रहे थे। हमने पढ़ा था ना किस तरह से गांधी जी ने रंग भेद के प्रति वहां पर जगह जगह समय समय पे सत्याग्रह किया था। एल्गिन ने कहा कि हम भारत पर केवल इसलिए राज कर सकते हैं क्योंकि हम श्रेष्ठ नस्ल के हैं। और हम भी मान चुके थे। ये हमारी भावना कब टूटी? जब इंडियंस को अच्छी शिक्षा मिली, धीरे धीरे हम बाहर पढ़ने गए, और जब वर्ल्ड वॉर हुए, और उस वर्ल्ड वॉर में दिखाई दे रहा है कि जो एशियन कंट्रीज है वो यूरोपियन कंट्रीज को डिफीट कर रही है, तो प्रजातीय श्रेष्ठता खत्म, काले ने गोरे को हरा दिया, अब बताओ तुम किस बात के श्रेष्ठ हो। तो इस तरह धीरे धीरे उस तरफ हमारा ध्यान गया। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रिटिश की दूसरी चीज, जिसको बोल रहा है भू राजस्व नीति। इनकी भारत में किस तरह की रेवेन्यू पॉलिसी थी, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। किस तरह से ये भारत में अपना प्रशासन चला रहे थे। तो उस प्रशासन को चलाने में चाहे सेना की बात करें, चाहे पॉलिसीज की बात करें, पॉलिसी का एग्जीक्यूशन हो उसमें भी खर्चा लगता है, सेना में भी खर्चा लगता है। अब इन सारी की सारी व्यवस्था के लिए इनको पैसा चाहिए था, और पैसा कहाँ से मिलता? भारतीयों से मिलता। और भारतीयों से कैसे लेते? लैंड रेवेन्यू। तो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भूमि किसान की तथा फसल का एक हिस्सा सरकार को देते थे। बोल रहे हैं कि ब्रिटिश जब इंडिया में नहीं रूल कर रहे थे तो भारत में क्या व्यवस्था था? चाहे कोई भी रूल करे, नॉर्थ में कोई रूल करे, साउथ में कोई रूल करे, हर एक राजा महाराजा के समय में यही था कि जमीन होती थी किसान की, जो भी राजा बनकर बैठता था
किसान जो जमीन का मालिक होता था उसका एक हिस्सा सरकार को लगान के रूप में चुकाता था। बस यही व्यवस्था थी और डायरेक्ट सरकार को चुकाया जाता था, डायरेक्ट राजा को, राजा उसके लिए कोई अधिकारी की नियुक्ति कर देता था जिसका काम होता था केवल किसान से रेवेन्यू कलेक्ट करके देना। उसकी अपनी एक सैलरी या कुछ भी जागीर बंधी होती थी, उसको किसान की हिस्सेदारी से कोई लेना देना नहीं था। और था भी जहां पर बोलते थे, सॉरी जागीर बोल रही हूं मैं, खालसा भूमि, अगर जागीर कहीं पे दिया भी जाता था तो किसानों को वो उसी के तहत मैनेज भी करते थे, जो भी अधिकारियों को जागीरें दी जाती थी। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अभी तक डायरेक्ट किसान और सरकार के बीच में संबंध हुआ करता था, चाहे वो अधिकारी हो या फिर डायरेक्ट क्राउन हो। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से चीजें बदल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक व्यय की पूर्ति, जो भी वो खर्चा कर रहे थे, और अधिकाधिक धन के उद्देश्य से कि एक तो खर्चा भी निकल जाए और ज्यादा से ज्यादा धन बटोर लें हम, इसके उद्देश्य से भारतीय कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप प्रारंभ किया। जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी, जब इन्होंने इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दिवाली मिली इन्हें, तो इन्हें पुरानी व्यवस्था पसंद नहीं आई, इन्हें लगा कुछ और होना चाहिए। अब कुछ और कैसे होगा, तो 1771 तक, देखो 1765 में हुआ था कौन सी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद की संधि। और वो जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस ट्रीटी में ब्रिटिश ने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। भारत में जो पहले से रेवेन्यू सिस्टम चला रहा था वही चल रहा था। अब 1771 की बात कर रहा है कि 1771 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरानी व्यवस्था को बनाए रखा, केवल इस क्षेत्र में, पूरे भारत में अभी उसका रूल भी नहीं है। तो इस क्षेत्र में यहां से लेकर यहां तक इसने जो व्यवस्था चली आ रही थी उसी को बनाए रखा। 1772 में हेस्टिंग्स आ गया भारत, इसने आगे बहुत सारी चीजें चेंज की। इसने बंगाल में थोड़ा सा रेवेन्यू पर ध्यान दिया और इसने एक नई व्यवस्था चालू की जिसे बोला गया इजारेदारी व्यवस्था। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था जो इसने लागू की, हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, इसको बाद में चेंज किया गया। तो जब इजारेदारी व्यवस्था जो जो हेस्टिंग्स ने लागू किया वो सक्सेसफुल बंगाल में नहीं हुआ, तो आगे चल के नई व्यवस्था आएगी जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त। फिर भारत के एक और क्षेत्र में ब्रिटिश व्यवस्था लेकर आएंगे रैयतवाड़ी, और एक और क्षेत्र में महालवाड़ी। तो बेसिकली ये तीन ऐसे राजस्व बंदोबस्त थे जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में लैंड रेवेन्यू के लिए लागू कर चुकी थी। अलग अलग क्षेत्रों में ये व्यवस्था चलते रही है इंडिपेंडेंस तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इजारेदारी प्रथा। पहले राइटर बोलता है 1771 में जो हेस्टिंग्स लेकर आया था, इसमें क्या लूप होल्स थे, क्या व्यवस्था थी। 1772 में हेस्टिंग्स ने अधिक भू राजस्व के लिए इस व्यवस्था को लागू किया। वॉरेन हेस्टिंग को लगा कि हम ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए जो पहले की व्यवस्था है इसको खत्म करो। और अब ये इजारेदारी व्यवस्था क्या थी, जो जितना बड़ा अमाउंट देगा उसको हम जमीन ठेके पर दे देंगे। अब किसानों से कोई मतलब नहीं है। मानो यहाँ पे 20 एकड़ जमीन है और हर एक किसान के अंदर में आधा आधा एकड़ हो, यानी 40 किसान हो यहाँ पर, तो किसानों से कोई मतलब नहीं है। ब्रिटिश बोल रही है कि ये बताओ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इन किसानों से ज्यादा रेवेन्यू वसूल कर सकता है। अब बोली लगाई जाएगी, एक किसान बोलेगा जी भाई मैं सालाना 1 लाख रुपए दे दूंगा, दूसरा बोलेगा सालाना 2 दे दूंगा, तीसरा बोलेगा 5 दे दूंगा, तो 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, चलो ठोको, तुमको दे दिया हमने ठेका। अब वो किसान इनसे क्या करेगा, पैसे वसूलेगा ज्यादा से ज्यादा, और पैसे वसूल कर उतना देगा। अगर उसको दे रहे हैं तो ठीक है, 1 साल तक उसके पास बना रहता था ठेकेदार के पास में। अब अगले साल फिर बोली लगेगी, फिर जो बड़ी बोली लगाएगा उसके पास वो ठेका जाएगा। समझ में आ गया। तो ये थी इजारेदारी व्यवस्था। अभी इस इजारेदारी व्यवस्था का लूपहोल क्या था, जो ठेकेदार था उसको पता था कि 1 साल के लिए मेरे पास ठेका है, तो वो ठेकेदार कोशिश करता था ज्यादा से ज्यादा मैं 1 साल में पैसा कमा लूं। सरकार को तो जो देना है, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को लोगों से भी ज्यादा मैं भी कमा लूं, क्योंकि 1 साल बाद मुझे नहीं पता ठेका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं उतनी बोली लगा पाऊंगा नहीं लगा पाऊंगा। तो किसानों का इजारेदारी व्यवस्था में भयानक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और दूसरा लूपहोल क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की आमदनी फिक्स नहीं थी। भाई किसी दिन कभी अकाल पड़ गया तो लोग कैसे देंगे, अब तुम गिराते रहो डंडा, लोग कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। और ब्रिटिश सरकार को यह पता था कि लैंड रेवेन्यू अच्छा तभी आएगा जब खेती पर थोड़ा ध्यान दे, जैसे कि सिंचाई व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए, भूमि की उर्वरता पर ध्यान दिया जाए। ये कौन देगा, ये तो वो देगा ना जो पैसा कलेक्ट
कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट कौन कर रहा है? ठेकेदार। लेकिन ठेकेदार क्यों ध्यान देगा? ठेकेदार बोल रहा है कि 1 साल के लिए तो हूं मैं, 1 साल बाद तो मुझे चले जाना है, पता है नहीं कि रहूंगा नहीं रहूंगा, तो मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट करूं, मैं क्यों अपना इनपुट लगाऊं, जितना प्रॉफिट हो गया सारा ही लेके चले जाऊं। तो इससे दिन पे दिन कृषि की हालत बदतर होती गई, और बदतर हालत की वजह से 1771-72 के बाद हम बहुत सारे अकाल देखते हैं, बहुत सारे फेमिन आते हैं उस समय। अब उसकी स्थिति क्या थी कि ब्रिटिश को प्रॉफिट नहीं हुआ, कई कई जगह पे लॉस। ऐसा लॉस मतलब क्या था कि कहीं कहीं पे रेवेन्यू मिल ही नहीं पा रहा था अकाल की वजह से। तो ब्रिटिश को लगा ये व्यवस्था मजेदार नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी इनकम फिक्स नहीं हो पा रही है, कभी तो एकदम आ जा रही, कभी घट जा रही है। तो ये था इजारेदारी व्यवस्था का लूपहोल, जो यहाँ पे राइटर ने बताया है। पहले पंचवर्षीय ठेका हुआ करता था, बाद में 1 वर्षीय कर दिया गया था। पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दे दी जाती थी। इस व्यवस्था से वसूली में अस्थिरता आ गई। इसके बाद 1777 में एक तो इसकी अवधि घटा दी गई कि हर 1 साल पे ठेकेदारी बदली जाएगी। प्रतिवर्ष वसूली से राजस्व दर और वसूली राशि में परिवर्तन, लगान की अनिश्चितता। अब इसका लूप होल क्या है कि हर वर्ष नया एक लगान निर्धारित हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। तो बोल रहा है कि लगान भी फिक्स नहीं हो पा रहा था सरकार का कि उसको टोटल कितना इनकम कभी ज्यादा कभी कम, मान लो किसी साल बोली अच्छी लगी किसी साल नहीं लगी, तो फिर उस वजह से सरकार की आय निश्चित नहीं हो पा रही थी। और लगान की बोली ज्यादा लग गई तो राजस्व दर बढ़ जाएगी, बोली कम लगी तो राजस्व दर घट जाएगी। तो पूरा सिस्टम बिगड़ जा रहा था ना। इजारेदारी अस्थायी था। बोल रहे कि इजारेदारी व्यवस्था, जिनको ठेका दिया जाता वो टेम्परेरी था। तो इस वजह से भूमि सुधार में ये ठेकेदार रुचि नहीं ले रहे थे और किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ। तो सरकार को लगा देखो भैया मेरा भी इनकम फिक्स नहीं हो पा रहा है, किसानों का भी एक्सप्लॉयटेशन चल ही रहा है, तो इसके लिए कुछ और व्यवस्था लेकर आई जानी चाहिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए इस क्षेत्र की भी बात करेगा कि पूरे इंडिया पे कंट्रोल तो हुआ नहीं। अभी 1793 की ही बात है, ना तो मैसूर हाथ आया, ना मराठा हाथ आया, ना सिख आया, ना अवध आया। तो कुल मिला के 1793 में इस जगह के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने का सोचा गया। अब बंगाल में देखा गया कि कौन है एक्चुअल में वसूली करने वाला। तो बंगाल में बड़े लेवल पर लैंडलॉर्ड सिस्टम दिखाई दे रहा था, जिसे बोलते हैं जमींदार। ब्रिटिश ने सोचा कि भाई हम अपना कुछ क्यों इतना दिमाग लगाए, इन जमींदार, जो यहाँ पर जमींदार है ना, इन्हीं जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दे देते हैं और इनको हम बड़े बड़े क्षेत्रों की जमींदारी दे देंगे। और इस बार हम क्या करते हैं, जो हमें लग रहा है कि मैक्सिमम हो सकता है इस जमीन का राजस्व, उस मैक्सिमम राजस्व को हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हमें लगता है कि जमीन में बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, खूब बारिश हुई, खूब उपजाऊ जमीन है, तो इस जमीन में पर्टिकुलर जो जमीन है उसमें 100 रुपए का उत्पादन होगा, बहुत अच्छा हुआ तो और अगर थोड़ा कम हुआ तो 50 रुपए का, अकाल पड़ गया तो 10 रुपए का। लेकिन हम कौन सा फिक्स करते हैं, हम फिक्स कर देते हैं 100 रुपए, जो ज्यादा से ज्यादा है वो हम लगान फिक्स कर देते हैं, अच्छी स्थिति वाला, और इससे अच्छा तो हो नहीं सकता। और ये हम फिक्स कर देंगे कि कोई भी जमींदार जमींदारी लेगा उसको मिनिमम इतना हमें रेवेन्यू लाके लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। अब चाहे घाटा हो तो भी तुमको ये देना पड़ेगा, अब चाहे फायदा हो तो भी तुमको यही देना है। 100 की जगह अगर 110 का तुमने वसूल कर लिया या प्रोडक्टिविटी हो गई तो 10 रुपए का हम हिसाब नहीं पूछेंगे। समझ में आ गया? तो ये जो नई व्यवस्था लाई गई थी इसको स्थायी बंदोबस्त, स्थायी इसलिए क्योंकि इसमें रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था आने वाले 10 साल के लिए कि 10 साल तक इन जमीनों का रेवेन्यू फिक्स है। अब इससे ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो जमींदार खुद रख लेगा। हमको ये जो फिक्स किया है इस फिक्स का कितना हिस्सा चाहिए, 10/11 हिस्सा चाहिए, और 1/11 हिस्सा हम जमींदार को उसकी इनकम के रूप में देंगे। और कल को इस जमीन पर जमींदार कुछ खर्चा कर रहा है, उर्वरता बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर रहा है, कैनाल्स वगैरह बनवा कर, तो ऐसी स्थिति में अगर 100 की जगह 500 रुपए का भी आमदनी हुआ तो हम तुमसे इसी का 10/11 हिस्सा लेंगे, बाकी तुम खुद रख लेना। तो ब्रिटिश का ऐसा कहना था कि देखो एक तो हमारी इनकम फिक्स हो गई, चाहे अकाल पड़े चाहे कुछ पड़े, दूसरा जब इनको ज्यादा प्रॉफिट होगा या ये प्रॉफिट के लालच में उस जमीन में इन्वेस्ट करेंगे कि देखो ज्यादा उत्पादन होगा वो तो मेरे पास ही रहेगा, सरकार को तो देना नहीं है, तो जमीन में ज्यादा से ज्यादा लगाओ ताकि उत्पादकता बढ़े और वो हम वसूली करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समझ में आ गया? यहाँ का लूप होल क्या था? लूप होल ये था कि सरकार की इनकम फिक्स हो गई, आगे ऐसी स्थिति भी आई कि बहुत प्रॉफिट हुआ। अब सरकार देख देख के ललच रही थी, ओहो मैं अब रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं सकता, 10 साल के लिए फिक्स कर दिया। दूसरा लॉस क्या हुआ कि इन लोगों ने, क्योंकि जमींदारों की जमींदारियां पहले बहुत नीलाम हुई थी, इनिशियली इतनी बड़ी लगान की राशि जमींदार दे नहीं पा रहे थे, तो जमींदारों की जमींदारियां नीलाम हो
जाती थी। अगर कोई जमींदार फिक्स जमींदारी नहीं देता था तो वो जमींदारी दूसरे के पास चली जाती थी। और एक व्यवस्था ऐसी स्टैब्लिश हुई कि एक ऐसा व्यक्ति जो शहर में है वो लैंडलॉर्ड बन के बैठा हुआ है और उसने यहाँ पर एक बिचौलियों को भेज दिया कि उस जगह की जमींदारी मैंने खरीद ली है, तुम वहां से वसूली करो। ये जो बिचौलिया है वो किसी तीसरे को भेज दिया कि तुम जाकर वहां से वसूली करो, और अब ये जाके किसानों से वसूली कर रहा है। तो सरकार ने जो सोचा था कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने पर या एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लालच में ये यहाँ पर इनपुट लगाएगा, एक आय लगाए, आय का एक हिस्सा लगाएगा, वो लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? कि एक तो ये दूर दराज का जमींदार है, इसको वहां से इतना मतलब नहीं था, स्नेह नहीं था। दूसरा, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो भी रहा था वो भी तो इनके बीच में, क्योंकि अब 10 बिचौलिए आगे हैं, उनके बीच में बट रहा है ना। तो कुल मिला के इस व्यवस्था से भी सरकार को डायरेक्ट तो बहुत प्रॉफिट हुआ नहीं, और किसानों के लिए जो सोचा गया था कि इनका हित होगा वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा ही बढ़ा है। इवन जो पहले जमींदार हुआ करते थे गांव घर के, वो लोग थोड़े से इमोशनल होते थे गांव के लोगों के प्रति। ये दूर बैठा जमींदार को इससे मतलब ही नहीं, और इससे तो इससे बिल्कुल ही मतलब नहीं है। तो अब जब किसानों का शोषण और बढ़ जाएगा, तो ये था स्थायी बंदोबस्त, लेकिन ये चला। और यहाँ पर जमीन का मालिकाना हक किसको मिल गया था? जमींदारों को मिल गया था, जो एक्चुअल थे ही नहीं। जो जमीन किसानों की थी, एकदम ब्रिटिश ने इस कानून को लाकर वो सारी की सारी जमीन जमींदारों की कर दी, जिसको 1947 में आजादी के बाद लैंड रिफॉर्म के तहत चेंज भी करने की कोशिश की गई। 1765 में से क्लाइव द्वारा लगान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। 1771 में वॉरेन हेस्टिंग लाया, इजारेदारी व्यवस्था चालू की, लेकिन वो इजारेदारी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, असफल थी। 1786 में कॉर्नवालिस आया। ये व्यवस्था कॉर्नवालिस लेकर आया था, जिसे कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए कहा। डायरेक्टर्स का अपने गवर्नर जनरल से कहना था कि देखो भैया, तुम भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करो, कुछ और अच्छा इनकम वाला व्यवस्था लेकर आओ। इसके तहत 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्ष का समझौता किया गया, जिसे 22 मार्च 1793 को लागू कर दिया गया। तो बस ये था बेसिक फैक्चुअल डेटा। इससे कहां पर लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस का कुछ हिस्सा और उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र, ये वही लागू हो सकता है ना जहां पर जमींदार होंगे, तो वहां पर इसे लागू किया गया। इसमें क्या था? जमींदार भूमि के मालिक बन गए अचानक से, जिसका कोई लेना देना नहीं। राजस्व की रकम निश्चित कर दी गई, और उस निश्चित रकम का 10/11 हिस्सा सरकार को और 1/11 हिस्सा जमींदार को जाना था। संपत्ति खरीदने बेचने और पैतृक हस्तांतरण, यानी जमींदार है वो मरा तो उसके बच्चे की हो गई वो संपत्ति, जिसका कोई मतलब नहीं था, वो चीजें चल रही थी। उसका बच्चा मरा तो उसकी हो गई, समझ में आ गया। और जमींदार को अगर बेचना है ना, तो वो उस जमीन को बेच सकता था। वो जमींदार जो उसका मालिक भी नहीं है, वो उस जमीन को बेचने का अधिकार रख रहा था। ये व्यवस्था यहाँ पर चालू है। निश्चित तारीख पर अगर लगान नहीं दिया तो इन जमींदारों की जमींदारी भी नीलाम हो जाती थी। समझ में आया? उद्देश्य क्या था? सामाजिक आधार के लिए जमींदारों का वर्ग तैयार करना। इनको ये लगा कि जो जमींदार होंगे वो हमारे सपोर्टर बनेंगे आगे चल के, कोई भारत में रिवोल्ट नहीं होने देगा। और जमींदार के नियंत्रण में ये क्या होंगे? किसान हुआ करेंगे। और अपनी आय में वृद्धि करना और किसानों के हित का भी थोड़ा सा सोचा था। वो हित का नहीं था, वो बेसिकली ये था कि ज्यादा एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन होगा तो सरकार को ही फायदा होगा ना, जो हुआ नहीं। लाभ क्या था? तो बोल रहा है कि ज्यादा लाभ इससे जमींदारों को हुआ, वो भी शुरुआती जमींदारों को नहीं हुआ। जो इनिशियली जमींदार थे, इतना लगान लगाया था कि जमींदारियां उनकी नीलामी हो गई। भाई 100 रुपए मांगा था, तुम 100 रुपए देने में असमर्थ हो, तो बोला इसका 100 रुपया कौन देगा? दूसरा जमींदार बोल रहा है लाओ मैं दूंगा, मुझे दे दो यहाँ की जमींदारी। तो वो 100 रुपए देके जमींदारी खरीद लेता था। तो ऐसे ये नीलामी व्यवस्था चालू हो गई। तो बोल रहा है कि जो भी आगे लाभ चालू होगा जमींदारों को, तो सर्वाधिक लाभ जमींदारों को हुआ लाभ। स्थायी रूप से भूमि के मालिक वो बन गए थे। बड़ी धनराशि मिलने लगी, जिससे जमींदार धीरे धीरे समृद्ध हो जाएंगे, आगे चल के प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, सरकार की आय में नो डाउट वृद्धि हुई, क्योंकि एक फिक्स आपका इनकम हो गया, निश्चित आय हो गई, ठेके के झंझट से मुक्ति हो गई कि हर साल बैठ के बोली लगाओ। राष्ट्रीय आंदोलनों में अंग्रेजों का साथ देने के लिए खाए पिया जमींदार वर्ग ब्रिटिश का सपोर्ट करने के लिए रेडी बैठे हुए थे। जमींदारों द्वारा कृषि में रुचि से कृषि उन्नत हुई, ऐसा हुआ नहीं, बहुत नाम मात्र का हुआ था। ठीक है, जिससे व्यापार उद्योग की प्रगति हुई। आगे चल के हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट के टाइम में थोड़ा इस दिशा में काम किया गया था। हानि क्या हुई? किसानों को ही। खेती हर मजदूर बनकर रह गए। किसान जिसकी अपनी जमीन थी, अब वो उसकी जमीन ही नहीं है, वो तो वहां पे मजदूर है। केवल बोकर एक हिस्सा दो, तुम्हारा जमीन ही नहीं है, वो जमीन का मालिकाना हक किसी और को मिल गया। जमींदारी की विलासिता से भ्रष्ट आचरण, मतलब भ्रष्टाचार विकसित हो गया। बहुत ज्यादा रेवेन्यू ले रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं उन पर, तो धीरे धीरे किसानों की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। किसानों में असंतोष बढ़ा, जिससे
बड़ी संख्या में कृषक आंदोलन भी हमें दिखाई देते हैं। सरकार को भी कुछ हद तक हानि हुई। कब? जब रेवेन्यू बढ़ा और सरकार के पास जा ही नहीं रहा, परमानेंट सेटलमेंट है, तो सरकार को लॉस तो होगा ना। ठीक है, निष्कर्ष, कुछ समय के लिए इससे दीर्घकालीन लाभ नहीं मिले, कुछ समय के लिए ठीक था, लंबा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ इससे। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? अब ब्रिटिश ने इस व्यवस्था को देख लिया था, ब्रिटिश को लगा आप कोई नई व्यवस्था लेकर आएंगे, तो अब नई व्यवस्था और ये लाई जाएगी रैयतवाड़ी जिसे कहते हैं। और इस एक और रीजन भी था, देखो ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है ना, यहाँ पर जमींदार वर्ग था ही नहीं, जमींदार वर्ग की अनुपस्थिति थी, तो ऐसा कुछ व्यवस्था ला भी नहीं सकते थे। और ब्रिटिश ये अब नहीं चाह रही थी कि अपनी इनकम को फिक्स करना, ब्रिटिश चाह रही थी कि भाई इनकम फिक्स करने से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन इनकम तो उतना ही है, तो ये नहीं होना चाहिए, समय के हिसाब इनकम भी बढ़ना चाहिए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हमारे भारत के 51% एरिया पर लागू किया गया, साउथ के रीजन में ज्यादा इसको एग्जीक्यूट किया गया और इसका पहले ट्रायल किया गया। तो मद्रास के उस समय के गवर्नर था मैडकॉफ, और फिर हम देखते हैं टॉमस मुनरो, इन्होंने 1820 में व्यवस्था प्रारंभ की। पहले इसे कहाँ एग्जीक्यूट किया गया? मद्रास, बंबई और असम क्षेत्र में लागू किया गया, जहां पर किसानों को ही भूमि का मालिकाना हक देकर सीधा बंदोबस्त, यहाँ पे कोई बिचौलिए लाया ही नहीं गया। ब्रिटिश ने ये सोचा, ये जो ब्रिटिश अधिकारी थे इन्होंने सोचा कि देखो किसान 10 रुपए दे रहा है, ठीक है, इस 10 रुपए में से 3 रुपए ब्रिटिश रख ले रहा है, ठीक है, और इसमें से केवल 7 रुपया हमारे पास आ रहा है। ओके, तो एक तो किसान से जो 10 रुपए गया वो हमको मिल भी नहीं रहा है और किसानों का शोषण भी हो गया, तो किसान डायरेक्ट हमारे क्या बनते जा रहे? विरोधी बनते जा रहे हैं। अगर हम किसान का रेवेन्यू घटा दे, 10 की जगह 8 रुपया कर दे, तो किसान भी खुश, और इस बिचौलियों को भी हटा दे, डायरेक्ट हम खुद कलेक्ट करें, 8 रुपए हमारी जेब में आएगा। तो देखो भैया, 7 से हम 8 रुपए कमाने लग गए, इसका 10 से 8 रुपए हो गया, यानी हमारा भी प्रॉफिट बढ़ा है, उसका भी मजे आ गए, दोनों खुश हो जाएंगे और ये हमारे विरोधी भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर यही व्यवस्था लागू की गई जिसको रैयतवाड़ी कहा गया। रैयत या किसानों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया। राजस्व निर्धारण क्षेत्रफल के आधार पर, इससे बिचौलियों का समाप्त हो गया, कर दिया गया, यानी कि जितना बड़ा जमीन है उसके हिसाब से आपका रेवेन्यू सिस्टम सेट कर दिया गया। ठीक है, बोल रहा है कि आगे बोल रहा है, समाप्त कर अधिक लाभ, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में कम जमींदार थे। बोल रहा है एक और रीजन भी था इसको लागू करने का, दक्षिण और ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर जमींदार इतने ज्यादा थे नहीं दक्षिण पश्चिम भारत में, इस वजह से यहाँ पे ये एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, और वहां पे स्थायी बंदोबस्त तो लग ही नहीं सकता था जब बिचौलिया ही नहीं था, जमींदार ही नहीं था। जमींदारी व्यवस्था के समान हानिकारक ये भी था। ये क्यों हानिकारक था? यहाँ पर क्या था, किसानों को भी खरीदने बेचने की अनुमति थी, तो किसान जब जमीन का उतना लगान नहीं चुका पा रहे थे तो ये भी जमीन खरीद बेच कर जा रहे थे। टूट बहुत ज्यादा आई, जो एक पारिवारिक भावना थी वो यहाँ पे धीरे धीरे कम हुई। ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा यहाँ से टूट गई, जो मिलजुल के करते थे वो टूट गया, क्योंकि अब इंडिविजुअल लोगों के अपने लैंड राइट्स होने लग गए। जमींदारों की जगह खुद सरकार ने ले ली। लगान अधिक दर की वजह से किसानों को भूमि से कई बार हाथ तक धोना पड़ जाता था। कर्मचारियों के द्वारा जो वसूली करने जाते थे वो किसानों से गलत व्यवहार करते थे। महालवाड़ी पद्धति, महालवाड़ी पद्धति क्या था? महाल मतलब गांव होता है, तो महालवाड़ी पद्धति के तहत ब्रिटिश ने क्या व्यवस्था लागू की थी? यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त, यहाँ पर रैयतवाड़ी, इधर आएगा महालवाड़ी। महालवाड़ी में क्या था कि जो गांव का मुखिया होता था ना, एक गांव का, उससे वसूली की जाती थी, वहां पे सामूहिक भावना चलती थी। ओके, यानी कि गांव का मुखिया किसानों से पूरी वसूली करके इकट्ठा सरकार को दे देगा। ये भारत के 30% भूमि पे लागू था। हेस्टिंग्स के काल में भू राजस्व व्यवस्था का संशोधित रूप, इसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। यह व्यवस्था कहाँ था? मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब, इस क्षेत्र में यहाँ पर इसे लागू किया गया। यह बंदोबस्त कैसे किया जाता था? इसमें पूरे गांव या महाल के साथ मुखियाओं को उनका प्रमुख बनाया गया कि ये गांव का एक मुखिया है। ठीक है, लगान निर्धारण पूरी भूमि के उत्पादन के आधार पे होगा कि ये जो गांव की पूरी भूमि है इस पे इतना उत्पादन होता है और इस पर हम इतना रेवेन्यू लगा रहे हैं, जो सामूहिक रूप से मुखिया के द्वारा चुकाया जाता था। इसका क्या प्रॉफिट लॉस था? दोष, मुखिया प्रधान, अब भाई यही शक्तिशाली हो गया ना, इसी से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट हो रहा है, तो ये ज्यादा पावरफुल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मुखियाओं द्वारा शक्ति का दुरुपयोग, और भाई जब किसी के पास पावर आती है, बहुत कम लोग होते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो पावर के आने पे हिले ना, अदरवाइज गड़बड़ा देते मामला। सरकार किसान प्रत्यक्ष संबंध समाप्ति, यानी सरकार और किसान के बीच में डायरेक्ट रिलेशन यहाँ खत्म। जब डायरेक्ट रिलेशन खत्म, कोई और आ गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कंक्लूजन क्या हमें निकलता हुआ दिखाई दिया? कंक्लूजन ये है कि अंग्रेजों द्वारा इस व्यवस्थाओं से
इन व्यवस्थाओं से अधिकारों से अधिक भू राजस्व वसूला गया और आय में वृद्धि की गई। इससे कृषक वर्ग धीरे धीरे कंगाल होने लगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रिटिश की सामाजिक सांस्कृतिक नीति भारतीयों के प्रति क्या थी। तो राइटर बोलता है कि 1813 तक अंग्रेजों ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1813 तक ब्रिटिश को हमसे मतलब नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इधर चल रहा है। अब औद्योगिक क्रांति थी, तो ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला, डेमोक्रेसी आ चुकी थी, इलेक्शन होते थे कि देखो भैया, एक तो आप भारत के व्यापार का दरवाजा जो अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला है, इसे बंद करो, हम भी जाएंगे भारत से व्यापार करेंगे, कच्चा माल लाएंगे, तैयार माल बेचेंगे। और तैयार माल बेचें, इसके लिए तुम भारत में मार्केट तैयार करो, भारतीयों को शिक्षा दो, ऐसा बनाओ कि वो हमारे बनाए हुए शर्ट का उपभोग करें, हम जैम बनाएंगे वो खाएंगे, हम ब्रेड बनाएंगे वो खाएंगे, ये सारी व्यवस्था। तो 1813 से पहले तक तो नहीं था। 1813 के बाद ये जो चल रहा था ब्रिटेन में, उसकी वजह से 1813 का चार्टर एक्ट आया, उसमें काफी सारे ऐसे प्रोविजन किए गए। किंतु 18वीं और 19वीं सदी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से ब्रिटिश हित और विचारधाराओं में परिवर्तन हुए। फलतः 1813 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाए। मैं बैकग्राउंड स्टोरी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या हुआ ब्रिटेन में, जिसकी वजह से 1813 के बाद ये इस दिशा में कदम उठाएंगे। इसका कारण औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में चल रही है, तो इसलिए भारत को ये बाजार के रूप में विकसित करना चाहते थे। दूसरा, बौद्धिक क्रांति, शिष्टाचार और नैतिकता। इन्हें पता लग रहा था कि जो यूरोप है वहां पे बौद्धिक क्रांति चल रही है, फ्रांसीसी क्रांति जो बात कर रहा है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की, तो जो यूरोप में क्रांति चल रही है उनका ब्रिटिश सरकार पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था। वो भारत में तो ऐसा कोई सुधार करना चाहते नहीं थे, लेकिन हाँ, उन्हें लग रहा था कि अगर ये सुधार होता भी है तो इससे हमारा कोई लॉस तो है नहीं, तो इस वजह से ये कुछ इस तरह के कानून लेकर आए, वो भी 1857 के बाद बंद कर देंगे। ब्रिटिश विचारधारा, देखो ब्रिटेन की भारत के प्रति क्या विचारधारा थी। तो ब्रिटिश जो अलग अलग स्कॉलर्स थे, विद्वान जो ब्रिटेन के बैठे हुए थे, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं थी। एक जो रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे, ये भारत की प्राचीन परंपरा को थोड़ा सा महत्व देते थे। ये ऐसे ब्रिटिश अधिकारी या विचारक थे जिनका कहना था कि हम भारतीयों की प्राचीन विरासत को उनसे अवगत कराते हैं और इनकी प्राचीन परंपरा का हम करते हैं बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं प्रेस करते हैं, उसे बहुत प्रशंसा करते हैं। उससे क्या होगा, एक तो ये हमसे कनेक्ट कर जाएंगे कि देखो ये हमारी प्राचीन विरासत की प्रशंसा कर रहे हैं, और फिर ये कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, ये हमें अच्छा मानकर चलेंगे। एक ऐसे थे संरक्षणवादी, 19वीं शताब्दी से प्रभावित और भारतीय समाज और सभ्यता के आलोचक, जो लोग बोलते थे कि अरे ये क्या है, ये तो गाय भैंस चराने वाले हैं, ग्वाले हैं, इस तरह की बातें करते थे हमारी संस्कृति पर। और इनका कहना था कि देखो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं, हम ही तुम्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं। एक तीसरा, मौलिकतावादी, ये मानवतावादी और तर्कवाद विचारों के समर्थक थे। भारत में आधुनिक विज्ञान, दर्शन और साहित्य की वकालत करते थे। इनका कहना था, ये मानवता की बात करते थे, तो इनका कहना था कि भारत में ये व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। ये किसी एक विचारधारा के पक्षधर नहीं थे। सरकार की असमंजस स्थिति, सरकार किस तरह से असमंजस में थी, तो भारत का ज्यादा आधुनिकीकरण, मतलब ज्यादा हम मॉडर्न हो गए तो ब्रिटिश को अपने पर रूल थोड़ी करने देंगे, भगा देंगे। और वो चाहती थी कि अगर बिल्कुल मॉडर्न नहीं हुए तो ये हमारे मार्केट में कन्वर्ट भी नहीं होंगे और इनको हम अपने हित में यूज भी नहीं कर सकते। हमें ये चाहिए कर्मचारी के रूप में, सेना के रूप में, और ये ऐसे हो जो हमारे रूल का फेवर भी करे। तो ये आधुनिकीकरण तो करना चाहते थे इंडिया में, आंशिक पार्शियल रूप से। 1858 के बाद झिझकते हुए इन्होंने भारत में थोड़ा बहुत आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाया, और इस क्रम में ये ईसाई मिशनरियों को भी आने देंगे कि देखो इंडियंस को धार्मिक रूप से भी कन्वर्ट करो। क्रिश्चियन मिशनरीज जो काम करेंगे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का, तो अब इंडियंस अगर क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते थे और हम क्रिश्चियन, तुम क्रिश्चियन, तुम पर कौन रूल करे, क्रिश्चियन रूल करे, चलो भैया रूल करो, क्या दिक्कत है। तो ये करने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश की भारत के रियासतों के प्रति क्या नीति थी, दो चरणीय नीति थी। पहली, साम्राज्य रक्षा के लिए संबंधों की स्थापना और उनका उपयोग। कहीं कहीं पर ये ब्रिटिश रियासत, जो ब्रिटिश थे वो रियासतों से ऐसे संबंध बना रहे थे कि अच्छे रिलेशन बना ले, ये हमारे लिए काम आएंगे बफर स्टेट के रूप में, या तो बिचौलिए कोई अटैक करेगा तो हमारे अच्छे संबंध है तो ये यहाँ पर बफर स्टेट बन जाएगा, या हमें सैन्य सहायता दे देगा। जैसे मराठों से हैदराबाद के नवाब से अच्छे संबंध थे तो इन्होंने हेल्प किया था मैसूर के साथ वॉर में, या न्यूट्रल बैठे रहे थे। तो या तो साम्राज्य की रक्षा के लिए संबंधों की स्थापना करना और उसका यूज करना, या फिर दूसरा पूरी तरह से अपने में मिला लेना। जब जरूरत पड़ी तो पूरा मैसूर को मिला लिया, पूरा मराठा को मिला लिया, इधर अवध को मिला लिया, इधर क्या बोलते हैं सिख राज्य को मिला लिया। तो यही दो इनकी स्ट्रेटेजी होती थी। 1857
1857 के विद्रोह के पहले इन्होंने भारत के 2/3 क्षेत्रों को अपने में मिला लिया था। 1857 के बाद जो भी बचे कुछ क्षेत्र थे, वैसे भी वो इनके काम के नहीं थे, तो उन क्षेत्रों को इन्होंने मिलाया नहीं। इन्होंने बोला अब हम कोई क्षेत्र नहीं मिलाएंगे, देखो हम विलय की नीति छोड़ रहे हैं, ठीक है, और तुम बस हमारी अधीनता स्वीकार कर लो और तुम सब आ जाओ महारानी के शासन के अधीन। तो 1876 में ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल्स नामक एक अधिनियम पारित किया। उस एक्ट में एक रॉयल टाइटल बनाया गया। उस टाइटल का नाम क्या था? केसरे हिंद या भारत की साम्राज्ञी। तो एक तो भारत में डायरेक्ट कंट्रोल था किसी रियासत पे, अदरवाइज वो जो केसरे हिंद का टाइटल बनाया गया या भारत की साम्राज्ञी कि संपूर्ण भारत भारत की साम्राज्ञी या ये भारत की साम्राज्ञी है। भारत की साम्राज्ञी का मतलब क्या? पूरे भारत में रियासतें भी हैं, तो इनडायरेक्टली उन रियासतों को ब्रिटेन की महारानी की अधीनता इन्होंने स्वीकृत करा दी। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और रेजिडेंट नियुक्त करते थे। रियासतों में कहीं ना कहीं घुसा देते थे अपनी सेना को कि मेरे अपने खर्चे पे हमारी सेना रखो, और वो सेना एक बार घुस गई तो वो पूरा इंटरनली पूरा हस्तक्षेप करती थी। और उन जो भी रियासतें थी उनका संचार, रेलवे, सड़क, टेलीग्राफ, नहर, पोस्ट ऑफिस, इन सब के माध्यम से उनके क्षेत्रों में घुसा जा रहा था। तो वो सोचे कि अगर हमारी टेरिटरी सुरक्षित नहीं, ब्रिटिश घुस रहे इन माध्यमों से, चलो हम आपके क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, कनेक्टिविटी ला रहे, कनेक्टिविटी ला रहे हैं उस क्षेत्र में खुद के लिए, ताकि हम कैसे इसको अपने नियंत्रण में रख सके। भारत में ब्रिटिश की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसीज क्या हुआ करती थी? विदेश नीति में हमें दिखाई देता है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों के संरक्षक थे, जो इनकी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी अपने देश के लिए थी, और वो या तो इस फेवर में थी कि कैसे भारत में हम और अच्छा रूल कर सकें, इसको ध्यान में रखकर ये फॉरेन पॉलिसी चलाती थी। कई बार पड़ोसी देशों के साथ विवाद भी कर लेती थी। संचार के आधुनिक साधनों का प्रयोग भारत को राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से एक कर दिया। अब ये भारत के पड़ोसी देशों पर अटैक कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो सेना को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ले जाना, यहाँ से यहाँ ले जाना, फटाक से क्या करना है, रेलवे लाएंगे, यहाँ की न्यूज यहाँ तुरंत पहुंचानी है, तो डाक तार की व्यवस्था तेज की जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये विदेश नीति के तहत इंडिया में जो ये संचार का जाल बिछाया, उसने कहीं ना कहीं भारतीयों को एक कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्रिटिश पहुंच सुनिश्चित तो हुई, ब्रिटिश यहाँ पहुंच गए, लेकिन इसने भारतीयों को भी एक दूसरे के पास में समीप लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, एशिया अफ्रीका में साम्राज्य सुरक्षा, वाणिज्यिक हित, अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से उपनिवेश की रक्षा के लिए भारतीय सीमा क्षेत्र के बाहर अनेक विजय और साम्राज्य विस्तार के अभियान चलाए। ये सबको पता है, हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, इधर म्यांमार है, नेपाल है, इन क्षेत्रों में लगातार ब्रिटिश अतिक्रमण करके भारत में जो उसका उपनिवेश है उसको सुरक्षित करने का काम या फिर उनको अपने नियंत्रण में करने का काम लगातार ये करते ही आए हैं। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो अपने हित में थी। इस रीजन पर ये बहुत नियंत्रण इसलिए करना चाहते थे कि जापान से सुरक्षित रखना चाहते थे इन क्षेत्रों को। यहाँ पर अफगानिस्तान पे बहुत बार घुसे, क्यों? क्योंकि ये रशिया से सुरक्षित रखना चाहते थे। कुल मिला के इनकी फॉरेन पॉलिसी भारतीय उपनिवेश को सुरक्षित रखने के लिए भी किया गया था, अपने फेवर में, कि कैसे इस पर दूसरे अधिकार ना कर पाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैडम लिख कर पढ़ाया करो। देखो इतना कंटेंट है ना, इतना कंटेंट है कि मैं बोल लूँ या लिख लूँ, तो इतनी सारी चीजें आपको एक चैप्टर एक क्लास में कंप्लीट कराना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। आप एक बार बुक पढ़िएगा, किताब निकालिए, किताब निकाल के 4 ही पेज पढ़िए और आप देखिएगा 2 घंटे तक उसी में घूमते रह जाएंगे, फिर भी समझ जाने में बहुत तकलीफ होगी। तो अच्छे चैप्टर्स हैं, बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनको लिखते हुए बहुत काम किया गया इन पे। तो उस चैप्टर को एक क्लास में कंक्लूड करना प्लस लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो जो चीज़ ऐसी है जो मैं ऑलरेडी लिखवा के आपको लिखी हुई है, आप देख सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो उस पर हम क्यों एनर्जी वेस्ट करेंगे? कभी समय मिलेगा दोबारा पढ़ाएंगे और अगले साल पेपर होगा तो आराम से लिख लिख के पढ़ाएंगे। तो थोड़ा आप लोग स्मार्टली स्टडी करना सीखें कि हाँ ठीक है, कंटेंट मिल रहा है ना, क्या करना है। चलो फिर आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।